चलिए अब इस समय की सबसे बड़ी डील डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रिलायंस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। पहले थॉट्स आपके इस डील पर? जो एक कंसेंसस बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये डील विन विन है और काफ़ी अच्छी है, खासतौर से रिलायंस के लिए, क्योंकि जो पीक वैल्यूएशन से उससे काफ़ी कम पर उनको ये एसेट्स मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, एब्सोल्युटली है। देखिए, डील तो कई होती रहती है, साइज भी अच्छे खासे हमने देखे। ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है या ये डील जो है करीब $8.5 बिलियन, यानी 70,000 करोड़ के आसपास जो वैल्यूएशन के हिसाब से हुई है। डील का साइज से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दो बड़े देशों के दो बड़े दिग्गज प्लेयर्स और दो सेक्टर के लीडर्स जब साथ मिलेंगे तो आप ये सोचिए कि जो तालमेल बनेगा, जो जो खेला खड़ा होगा। आज डिज्नी एक ग्लोबल पावर हाउस है। हम बचपन से देखते आए हैं डिज्नी ने कितना इन्फ्लुएंस किया है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को हमारी जिंदगी में, और आगे तक करते रहेंगे। और रिलायंस की जो समझ है, जो जो डोमेस्टिक मार्केट को समझने की, डेमोग्राफिक्स की, जो इकोनॉमिक्स की, जो स्पेंडिंग पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न है, उन दोनों का जब तालमेल होगा तो आप ये देखिए, कंटेंट और कैरियर जब दोनों सबसे दिग्गज इस क्षेत्र के लोग मिलेंगे तो बहुत एक उम्दा आउटपुट बनेगा। और ये हमारे देश के लिए, हमारे जो जो उपभोक्ता है उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अनुज। सो कंपनीज के लिए तो ऑफ कोर्स फायदेमंद रहेगा, लेकिन जैसे आईपीएल जब रिलायंस ने लिया, जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ली, तो उसके बाद इतने पैसे दिए, उसके बाद भी इतना सब करने के बाद भी अभी भी उसमें पैसे लग रहे हैं। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आने में थोड़ा सा समय और है। बट पॉइंट इज कि ये बड़ी कंपनी ही इस टाइप के साहस कर सकती है, जो आप पैन इंडिया बेसिस पे इस टाइप की प्रॉपर्टीज को इतने बड़े वैल्यूएशन पे खरीद के उसको बना सकते हैं। और अब जो स्पोर्ट्स वाला जो फील्ड है, जो हमारे यहाँ एक हमेशा एक ड्रॉबैक रहता था। बच्चे कई बार कंप्लेंट करते थे, पापा यहाँ नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे ये चैनल नहीं आती, या ये पर्टिकुलर मैच बीम नहीं हो रहा। अब आपके पास स्पोर्ट्स में इतनी सारी प्रॉपर्टीज इस जेवी में आ जाएंगी कि खेले चाहे कोई भी इंडिया में, कमाई तो इस जेवी को ही होगी। सो उस टाइप का एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। वैल्यूएशन बहुत बड़ा आज की तारीख में नहीं है, लेकिन 25,000 करोड़ छोटा भी नहीं माना जाएगा। और हो ये रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, जो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो साथ में मिलके तालमेल करके जो बन रहा है उससे काम करेंगे, तो छोटे प्लेयर्स के लिए एक अलग साख बनेगी, अलग जगह बनेगी। बट आई थिंक इंडस्ट्री को बहुत बहुत बड़ा फायदा हो सकेगा, कंजम्पशन को बहुत बड़ा फायदा हो सकेगा। ओके, अच्छा, तो आपके एसओटीपी में इस समय रिलायंस के मीडिया बिजनेस की कोई वैल्यूएशन है क्या, और इस डील के बाद क्या उसको आप इंक्लूड करना चाहेंगे? तो बिल्कुल देखिए, डील भले छोटी हो लेकिन मायने तो रखेगी। और रिलायंस की एसेट्स को यूटिलाइज करके ये जिस टाइप का जो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने वायाकॉम में किया हुआ है, हमारी टीवी 18 में, इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स थे, जो अभी तक कंट्रीब्यूट पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे या फुल फ्लेजेड उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, वो आएगा। मुझे ये लगता है कि करीब 50 से 70 रुपए के बीच में ये स्टेबलाइज होगा अगले साल तक, क्योंकि देखिए डील एंड ऑफ दिस ईयर होनी है, और उसके बाद आपको 2025 में इसका पूरा असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो गई है, तो वो आपको एसओटीपी में अगले साल के 50 से 70 रुपए के बीच में होगा। कोई एक आध कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कहीं 40-50 की वो भी की है। पर मैं मानता हूं कि रफली इट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट परसेंटेज वाइज, मैं तो गिन के कर रहा हूँ कि 3,000 की आज स्टॉक की वैल्यू है, तो इसमें कितना दम रहता है। तो ये करीब 1.5 से 2% की जोन में डेफिनेटली रहेगा। और उस हिसाब से आगे चल के इसके जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, वो एक ऑप्शनैलिटी या एक एडिशनल सरप्राइज वहां से आ सकती है। ओके प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। और सब चीज़ें लाइफ में रिलेटिव होती हैं। 70,000 करोड़ की डील छोटी डील पर ध्यान रखिएगा, कंबाइंड मार्केट शेयर इनका होगा 40% का। और मीडिया में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज का होता यह है कि जो विनर होता है वो लार्जली सारा चंक एब्जॉर्ब करता है। और इस केस में तो एक और चीज आनी है रिलायंस के लिए, जियो बंडल्ड सर्विसेज को इस डील का खासा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इन सब के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज, दीवान साहब का तो व्यू आपने सुन ही लिया।
जेफरीज की हम रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, लेकिन हर्षदा रिपोर्ट इंटरेस्टिंग आई है ना इसके बाद। जेफरीज की रिपोर्ट स्पेशली आशीष, वो करीब 40 रुपए प्रति शेयर कह रहे हैं सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन में, वो ऐड Add होते हो होते दिखाई देंगे, तो वो एक उस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। लेकिन प्राइमरीली जो भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ रही है वो यही कह रही है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इस बेहेमोथ का दरअसल खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये चैलेंजिंग खास तौर से रह सकता है बाकी प्लेयर्स स्पेशली जी टीवी, सन टीवी एंड द लाइक्स। ऐसे कोई टारगेट बढ़कर नहीं आया है, बस ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं इस पर्टिकुलर सौदे को लेकर। बिल्कुल ठीक। सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट जो मीडिया में डिज्नी के वैल्यूएशंस को लेकर चर्चा चल रही थी और उसके सामने जिस वैल्यूएशन पे ये डील हुई है वो खासी अट्रैक्टिव है, ध्यान रखिएगा। खैर, रिलायंस की बहुत चर्चा हो गई है, रिलायंस रडार पे रहेगा, इसके मीडिया आर्म्स जो लिस्टेड हैं वो रडार पे रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में ध्यान रखिएगा ये सब कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म CNBC आवाज से जुड़ा हुआ, तो फिर ग्रुप एंटिटीज कह लीजिए, हमारी पेरेंट कंपनी कह लीजिए, तो सब कुछ के हिसाब से कोई भी ट्रेड वेड इन्वेस्टमेंट करने का मन हो तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। आज के ट्रेड के लिहाज से बात करने की जरूरत है नहीं, बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था जिस पे अपफ्रंट चर्चा भी हो गई। वो लक्ष्य एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ये आ गई एक इंपॉर्टेंट डील जो कल शाम बाजार बंद होने के बाद अनाउंस हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंसमेंट आया था वो था मच अवेटेड निफ्टी की वो जो सब कमेटी जो इंडेक्सेस के बदलाव पे बैठक करने वाली थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट अपफ्रंट निकल कर आया है उस पे चलता हूं। इस बीच मानस आप एक काम करना, UPL और श्रीराम फाइनेंस इन दोनों को रडार पर रखना। गाबा सर आप जोमैटो जरा कंगाल के रखना, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा क्या क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? तो जोमेटो ऑफ कोर्स ना वायदे का हिस्सा बना है ना निफ्टी का, तो वहां पर एक डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि एक और इंडेक्स में शामिल जरूर हुआ है तो उस लिहाज से उसमें फ्लोज आएंगे, लेकिन निफ्टी के जो बड़े चेंजेस हैं, UPL आउट हो रहा है और इसकी जगह आ रहा है श्रीराम फाइनेंस। ध्यान रखिएगा ये इफेक्टिव होगा 28 मार्च ऑनवर्ड्स। अब इसी के साथ ये पहली बार है कि NSE ने अपने सर्कुलर में स्पेसिफिकली कहा है, कारण दिए हैं इन इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के। रीजन फॉर इंक्लूडिंग श्रीराम फाइनेंस, वो कहते हैं कि हाईएस्ट 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एलिजिबल यूनिवर्स में इसका बना है, इसीलिए निफ्टी का हिस्सा बनता दिखाई दिया है। और ये दरअसल निफ्टी से बाहर हो रहा है UPL, क्योंकि वहां पर हमने देखा है खासी करेक्शन देखने को मिली थी, वो हम सब जानते ही हैं। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बदलाव हुए हैं। एक तो श्रीराम फाइनेंस प्रमोट हुआ है तो एक जगह खाली हुई है, लेकिन कुछ और नए नाम जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में सरकारी कंपनियां और ऐड हो रही हैं, PFC, REC, IRFC, ये 3 सरकारी नाम हैं। साथ ही साथ अदानी पावर जुड़ा है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये 4 इंक्लूजन्स हैं और यहाँ पर आप देखिएगा एक्सक्लूजन्स क्या हैं, अदानी विल्मर, मुथूट फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज और PNG हाइजीन। तो उस लिहाज से दरअसल वो फ्लोज बदलते हुए दिखाई देंगे, वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर भी है। तो ये दरअसल वो की बदलाव है। ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट है, निफ्टी 500 में कुछ चेंजेस की और दूसरे इंडाइसेस में भी कुछ एडिशंस हुए हैं, लेकिन ये निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 पर शायद मार्केट की पहले नजर रहेगी। ये सब बदलाव इंपॉर्टेंट जो रडार पे रहेंगे। भाई मानस, श्रीराम फाइनेंस और UPL, अब यार अब लॉजिकली कहा यह जाता है कि जब इंडेक्स से कोई स्टॉक बाहर जाता है तो उसके बुरे दिन खत्म होते हैं। UPL ने बहुत बुरा वक्त देखा है, इंडेक्स का हिस्सा था तो ब्लू चिप तो है ही है, और बहुत पिट रहा था, सारे समीकरण बिगड़ रहे थे, इसीलिए इंडेक्स से बाहर जा रहा है। तो शायद वर्स्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। एक जो बहुत चल गया है, जो सबको आप बहुत पसंद आ रहा है, इंडेक्स में इंक्लूजन हो रहा है, वो ऑलरेडी चला हुआ है। तो मानस ऐसे में इन दोनों को अप्रोच कैसे करूं? खैर वो कहानी आगे कैसी पैन आउट होगी बात की बात। पोजीशनिंग कैसी है ट्रेड के लिए लिहाज से, आप क्या करोगे? तो देखिए, पहले श्रीराम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। जुलाई मेरे ख्याल से जून या जुलाई 23 में ब्रेकआउट देखने को मिला था 1700 रुपए के ऊपर, जिसके टारगेट 2400 के आसपास के आते थे। उसके ऊपर ही स्टॉक निकला, 2500 रुपए के आसपास हाई बने, तो जो टारगेट थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 2500 रुपए के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब जब खरीदारी तभी करें जब ये 2500 रुपए के ऊपर निकले या तो कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिले। डाउन साइड एक सपोर्ट है 2240 का, अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस 2240 के नीचे लगाना है। फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन अगर 2240 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 2500 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे। UPL का अभी तक का ट्रेंड तो नेगेटिव है, तो अभी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। शायद यहाँ पर गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, 450 460 के आसपास स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है।
कंफर्मेशन तभी आएगा जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। तो अभी नहीं, अगर 20 डे मूविंग एवरेज जो कि अभी के लिए 497 है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले तभी यूपीएल में खरीदारी करिए। ये है आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंडेक्स के बदलाव में जो इफेक्ट, जहां पे इंपैक्ट आया है, उन पे चर्चा। ध्यान रखिएगा, ये 28 मार्च से इफेक्टिव है बदलाव, तो 27 मार्च की क्लोजिंग के आसपास ये फ्लोज वैसे ही चैनलाइज होंगे। जो जो बेंचमार्क्स को एमुलेट करते हैं पैसिव फंड्स, वो जितना क्लोजिंग के पास 27 मार्च को करेंगे उतना उनके एरर्स कम होंगे। खैर, लेकिन आज खबरों पर रिएक्शन अभी भी ड्यू है, तो देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। गाबा सर, जोमैटो नहीं आया, ना वायदा में आया, ना निफ्टी 50 की अगर एक्सपेक्टेशन बन रही थी, नहीं आया। जहां आया वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स, बाजार उससे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो जोमैटो पोजीशन कैसा है? बीच में बड़े वॉल्यूम पिकअप हो रहे थे, 2 दिन से बड़े लार्ज ट्रेड हो रहे थे इस स्टॉक में। देखिए, जोमेटो का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन एक ब्रेकआउट मिला था 155 के आसपास और उसके ऊपर ट्रेड करना। अब 2-3 दिन से हम करेक्शन देख रहे हैं, जब तक ये 155 का जो लेवल है वो बरकरार है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है। एक्सपेंशन तो होंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी होंगे, अब कॉन्ट्रैक्टिव मोड पे, स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ा है, तो अपमूव फिर कायम होगा। अब आता है उसके अंदर, निफ्टी के अंदर नहीं आता है वो दूसरी बात है, लेकिन बिगड़ा नहीं है। जोमेटो को मीडियम टू लॉन्ग टर्म I think it's a buy on dips as long as 155 holds. 150 एक strong support zone है Zomato में। ओके, सतपुत्र साहब, 2 स्टॉक्स जरा रेडी रखिए, कोल इंडिया और BHEL। अगर किसी में कोई ट्रेड का मन बन रहा हो तो बताइएगा। आज तक क्यों रडार पे ये दोनों? दरअसल दोनों कंपनियां साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर में उतर रही हैं, जिसमें प्राइमरीली कोल टू केमिकल बिजनेस पर फोकस रहेगा। इस जेवी के तहत कोल इंडिया लगभग 2000 टन प्रतिदिन का अमोनियम नाइट्रेट प्लांट सेटअप करने वाली है। और भेल का योगदान क्या रहेगा? भेल की दरअसल एक टेक्नोलॉजी है, प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर जेवी में। और क्लियरली अमोनियम नाइट्रेट प्लांट जो सेटअप किया जाएगा। कोल इंडिया में करीब 51% हिस्सेदारी होल्ड करेगा इस जेवी में, बाकी 49% हिस्सेदारी भेल की रहेगी। ये जो टेक्नोलॉजी है, प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी वीरू जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। करीब 9 वीरू सुन रहे होंगे, अभी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी उन्होंने, लेकिन वीरू बताएंगे आपको टेक्नोलॉजी है क्या दरअसल आसान शब्दों में। लेकिन सतपुत्र साहब, भेल और कोल इंडिया, कोई ट्रेड का विकल्प, कई मौके? आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर ट्रेड लेना है देन भेल पे एक नजर रखें, क्योंकि कल आप देखिए, कल बाजार में इतनी वोलेटिलिटी थी, लेकिन भेल एक आप कह सकते हैं कि इट वाज होल्डिंग स्ट्रांग एट ए इंपॉर्टेंट लेवल। तो जो लेवल है देखिए भेल का आशीष जी, वो 220 का है। 220 के ऊपर यहाँ पे बायस जो है वो पॉजिटिव रखे। 220 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 235 का। अगर ये 235 का लेवल निकाल दे, फिर मुझे लगता है एक बड़ी रैली मिलेगी 240 245 तक। तो अगर 2 में से एक चुनना है, देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बेट ऑन भेल। BHEL रखिए रडार पे। हाँ, खैर खबर इसके लिहाज से ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, कोल इंडिया तो बहुत बड़ा जायंट है। रडार पे रहेगा ये स्टॉक। PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार रडार पे रहेगा। अमित सेठ साहब, एक बार आप चार्ट रेडी रखना, बहुत खैर खबरों में है। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं PB फिनटेक को लेकर? आपको याद होगा 10 दिन पहले फेब 19 के आसपास ये अपडेट आया था कि IRDAI, दरअसल जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो कंसिडर कर रहा है कि जो एक कंपोजिट इंश्योरर का लाइसेंस PB फिनटेक को दिया जाए, इनकी पॉलिसी बाजार वाली प्लेटफॉर्म को दिया जाए। अब वो फाइनल लाइसेंस आ चुका है। तो कंपनी जो पहले दरअसल एक इंश्योरेंस, डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर के तहत काम कर रही थी, अब एक कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर के तहत काम करेगी। प्रोडक्ट्स बेच पाएगी, साथ ही साथ री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर पाएगी, जो बड़े पैमाने पर कई सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो इनका बेसिकली स्कोप बढ़ जाता है। भारत और साथ ही साथ विदेश में ये लाइसेंसेस वैलिड रहेंगे, इसीलिए वो एक पॉजिटिव है। और ध्यान रहे, ये एक स्टॉक आउट परफॉर्मर है। हाल ही में इसने अपने ऑफकोर्स लिस्टिंग प्राइस के बियॉन्ड ट्रेड बनता दिखाई दिया, अच्छे रिटर्न्स बने हैं। कल भी हमने देखा एक मोमेंटम, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी बनती दिखाई दी है। और फेब 19 ऑनवर्ड्स यहाँ पर खरीदारी फिर जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब वो लाइसेंस दरअसल मिल चुका है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया है। खबर आ गई थी, एक बार रिएक्शन हो चुका है, अब हाथ में पेपर आ गया। तो काफी हद तक रिएक्शन तो हो चुका है, फिर भी बहुत सी तेजी में, इसमें कोई शक नहीं। अमित सेठ साहब, क्या करोगे PB फिनटेक में?
जी आशीष जी, स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। अगर इसका डेली चार्ट देखें तो हायर है, हायर लोज बन रहे हैं, मूविंग एवरेजेस बहुत बढ़िया तरीके से अलाइंड है। अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहे, 1140 का स्टॉप लॉस रखें, 1200 1220 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। नई पोजीशन बनानी है तो थोड़ा डिप का वेट करेंगे, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। फ्रेश पोजीशन डिप्स पे बनानी है, और किसी की है तो 1140 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तो 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए। नहीं है तो डिप्स का इंतजार करिएगा, तभी इस स्टॉक में एंट्री करिएगा। काफी तूल, काफी तगड़ा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। अब चलिए बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा क्या कह रहा है? वीनस पाइप के लिए डेवलपमेंट आई है। कंपनी ने करीब 175 करोड़ का नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। ये बेसिकली फिटिंग्स बिजनेस में अब एंटर करते हुए दिखाई देंगे और कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स और ट्यूब्स वाले कारोबार के लिए, तो वो स्टॉक उस लिहाज से फोकस में। ऑयल इंडिया फोकस में रहेगा क्योंकि 8 मार्च यानी कि अगले फ्राइडे को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड का ऐलान करेंगे FY24 के लिए। JSW स्टील, इन्होंने एक होली ओन सब्सिडी इनकॉर्पोरेट की है, JSW ग्रीन स्टील, 2 दिन पहले। NTPC, इनको दरअसल इनकी जो ग्रीन एनर्जी आर्म है महाजेनको, जो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स के डेवलपमेंट के ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो भी फोकस में रहेगा। एक जेवी के तहत दोनों एंटिटीज महाजेनको और NTPC ये पार्क सेटअप करती हुई दिखाई देंगी। पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 2000 करोड़ पब्लिक इशू, राइट्स इशू या फिर QIP के जरिए रेस करेगी। बोर्ड बैठक में ये अनाउंसमेंट आई है और वो अप्रूवल मिल चुका है। ICICI सिक्योरिटीज के लिए थोड़ा सा सेटबैक है। सेबी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग इशू की है इन कनेक्शन विद इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, इनकी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिकली, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। आज से कावेरी सीड्स का बायबैक खुल रहा है, ये 6 मार्च को बंद होगा, यानी कि अगले हफ्ते। याद रखिएगा 325 करोड़ तक का बायबैक कंपनी कर रही है। और जाइडस लाइफ का भी आज से दरअसल बायबैक खुल रहा है, ये भी 6 मार्च तक खुला रहेगा। यहाँ पर कंपनी का इरादा है 1005 के भाव पर करीब 59 लाख शेयरों के बायबैक करने का। रखिए ये दोनों स्टॉक्स रडार पे। खैर रडार पे उन्हीं के रहेंगे जिनके पास रिकॉर्ड डेट के दिन इनके शेयर थे, वही टेंडर कर सकते हैं। तो ये 2 बायबैक्स आज खुल रहे हैं। कल जो जुनिपर होटल्स की लिस्टिंग दी, रिस्पॉन्स तो ठंडा था पर लिस्टिंग बुरी नहीं हुई, कमजोर बाजार में वो स्टॉक चला। उसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने करीब 22 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीदे हैं। और एक स्टॉक KSB के रिजल्ट्स आने थे, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं, तो देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है वो स्टॉक। लेकिन इसमें जाइडस लाइफ बहुत अच्छा स्टॉक मोमेंटम दिखाया है। बहेती साहब एक बार चार्ट देखिएगा जाइडस लाइफ साइंसेस का। मोमेंटम बना हुआ है चार्ट स्ट्रक्चर में, जिससे कंटिन्यूअसली हायर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं, वो बहुत इंप्रेसिव है। कल एक हल्की सी गिरावट जरूर देखने में मिली थी, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसे यूज करना चाहिए। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है, या कोई डिप आए उसे भी खरीदारी के लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 915 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि इसमें वापस फ्रेश हाइज देखने मिल सकते हैं। 970 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। 970 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी करने के यहां पे मौके। 1005 रुपए पर टेंडर रूट के जरिए बायबैक आज से खुल रहा है। ज्यादातर सब कुछ टटोल लिया, सब पे बातचीत हो गई है। एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और अब शुरुआत करेंगे थर्सडे के पहला सौदा की।